ओके, क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप देखने वाले हैं। अब देखो, ये जो बुक है तुम्हारा एनसीईआरटी का, इस बुक का हम लोग लाइन बाय लाइन जितना भी पॉइंट है, जितना भी टॉपिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो, ये तो बात है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को भी हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन वाइज सॉल्यूशन और लाइन वाइज हम लोगों ने उसका एक्सप्लेन करके वीडियो बना रखा है। वो सारे वीडियोस तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगी, तुम उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। फिलहाल जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो देखो, जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें एक सिचुएशन दिया गया है। ये सिचुएशन क्या है, आओ जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो, अखिला एक लड़की है जो अपने गांव के मेला में घूमने के लिए जाती है, ठीक है। वो वहां पे जाइंट व्हील, जो टावर वाला झुलुआ होता है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और होपला वह गेम होता है जो कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जब रिंग हमारा चला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है। उस गेम को हम लोग होपला बोलते हैं, ठीक है। और वो जो है, वो वहां पे उसे खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस दिया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स होपला तुम वो खेलती है, वो उस राइड के हाफ होता है। जो ये वाला झुलुआ जो है, इस पे जितना बार झूलेगी अखिला, उसका आधा खेली है ये कौन सा गेम, होपला को, ठीक है। ये तुम्हारा केस दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है। अगर सिचुएशन में पोस्टिंग बताया गया है कि अगर वो राइड करती है, ये जो झुलुआ है इस पे झूलती है, तो एक टाइम झूलेगी तो उसे 3 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। और होपला जब एक बार खेलेगी तो वो 4 रुपीज देगी, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि कितना बार वो झूला झूली और कितना बार होपला को खेली। अगर वो 20 रुपये खर्च करती है तो अब देखो, तुम इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट केसेस कंसिडर करोगे। अब वो केस तुम अगर पॉसिबल हो तो तुम सोचोगे कि क्या वो एक राइड की थी या फिर 2 राइड की थी। क्या यह इतना पैसा 2 राइड में करना संभव है, ये तुम सोचोगे। और इसी तरीके के और भी केसेस लोगे। या फिर तुम उस नॉलेज का यूज करोगे जो तुमने 9th क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रखा है। तो आओ जरा हम लोग उसे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देते हैं, ठीक है। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देने जाएंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगा गिवन स्टेटमेंट में से सिचुएशन का। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि अखिला जो है नंबर ऑफ राइड्स जो की है वो हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जितना बार भी वो होपला को प्ले की है उसका नंबर हम लोग वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि होपला जो है हाफ है राइड के, तो होपला को हम लोगों ने वाई माना है, तो हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा केस देखो हमारा क्या बन रहा है। दूसरा केस हमारा कह रहा है कि 3 बार होपला को 3 बार हमारा 3 रुपीज जो है हमारा कॉस्ट है किसका, एक राइड का। और कॉस्ट है हमारा होपला का 4 रुपीज। तो और हम लोगों ने खर्च कितना किया है, तो वो है 20 रुपीज। तो टोटल जो वैल्यू है वो हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन बन गए। और इन दोनों में हमें दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है। और इसके जो पावर है वो हमारा 1 है। तो वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। खैर, यहाँ पे पोलिनोमियल की बात नहीं हो रही है, केवल एक टर्म आया है लीनियर, तो उसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। ये जो तुम्हारा दो इक्वेशन बन गया, इसे तुम कैसे इसके सॉल्यूशन निकालोगे। तो देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसके वैल्यूज को निकालने का, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारे टॉप मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, तुम्हारा जो अभी का जो सिलेबस है उसमें तुम्हें जियोग्राफिकल सॉरी ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड पढ़ना है, ठीक है। और अल्जेब्रिक में भी केवल दो पढ़ना है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो तुम्हारा कैंसिल कर दिया गया है, वो डिलीट हो गया है सिलेबस से। तो केवल दो ही अल्जेब्रिक मेथड तुम्हें पढ़ना होगा। वो क्या क्या है वीडियो में आगे मालूम चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। और देखो, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस है, तो जो पहला केस है उसमें तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो होता ही नहीं है। जो तुम्हारा इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा उसे हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और तीसरा जो केस है हमारा, वो हमारा बनेगा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जब इक्विवेलेंट होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और वो सारे जो है अलग अलग कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इंडेफिनेट सॉल्यूशन आता है उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम,
तो उसे हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जिस तरीके से हमारा एक सॉल्यूशन होने पर उसे हम लोग कंसिस्टेंट ग्राफ बोलते थे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते थे, उसी तरीके से इसमें एक से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लोग कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग अभी तक जितना भी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखा उसे हम लोगों ने समराइज किया, तो हम लोगों ने क्या पाया उसे देखो। हम लोगों ने देखा तीन केसेस। तीन केसेस कौन कौन से? एक सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं, और बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं, जो हमारा ग्राफ है इक्वेशन का, उसमें अगर हम लोग देखें तो जो वन सॉल्यूशन होता है यानी यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। कहने का मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा तो जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? दूसरा जो केस है हमारा, वो हमारा नो सॉल्यूशन का केस बनता है। और नो सॉल्यूशन कब बनेगा? तो ग्राफ में हम लोग कैसे देखकर बता सकते हैं कि वो नो सॉल्यूशन वाला ग्राफ है? तो देखो, जो हमारा ग्राफ है उसमें अगर हमारा लाइंस जो इक्वेशन को डिनोट कर रहा होगा वो अगर हमारा पैरेलल लाइंस का ग्राफ होगा तो उसे हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, यानी वो हमारा नो सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तीसरा केस जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए होगा। और वो किस तरीके का होगा? तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्ट हमारा कॉन्सिडेंट ग्राफ बनेगा। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पे ओवरलैप करना, यानी एक एक हमारा इक्वेशन को ये डिनोट कर रहा है ये लाइन, और और दूसरा जो इक्वेशन है उसे भी यही लाइन डिनोट करेगा। ठीक है, तो उस तरीके के बनने वाले लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और उसे हम लोग डिपेंडेंट या फिर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने तीन एग्जांपल्स को कंसीडर कर लिया, जिसमें एक हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, दूसरा कोइंसाइड ग्राफ बनेगा, और तीसरा पैरेलल ग्राफ बनेगा। और देखो, पैरेलल जब भी बनता है उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन देगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, ये तो हम लोगों ने एक तीन एग्जांपल्स ले लिया। अब इसके रेशियोज को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो जो हमारा रेशियोज है वो हमारा ए बी सी के केस में है। तो देखो, पहला जो केस है वो हमारा ए और बी तो चलो मिल गया, लेकिन सी अब हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो देखो, जो भी कोई तुम्हारा इक्वेशन है उसमें तुम्हें इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का इक्वेशन तुम्हें जब देखने को मिलेगा तो ये वैल्यू जो जीरो है, इसमें अगर हम लोग प्लस जीरो कर दें तो ये जो जीरो होगा ये तुम्हारा सी का काम करेगा। क्लियर है? तो देखो, जो पहला केस है उसमें दो इक्वेशन दिया गया है, एक ये रहा एक ये रहा। तो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग A1 B1 और C1 से डिनोट करेंगे। क्लियर है? और दूसरे वाले केस को हम लोग A2 B2 C2 को डिनोट करेंगे। क्लियर बात है? अब देखो, ये सारे जो वैल्यूज है वो हमारे कोइंसिडेंट है इक्वेशंस के। ये तो क्लियर है, जो कि तुमने जनरल फॉर्म में देखा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, कि किस तरीके से किसका कोएफिशिएंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। फिलहाल जो हम लोग करने वाले हैं कंपेयर इन रेशियोज को। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग A1 रेशियोज को A2 के साथ कंपेयर करेंगे तो इस केस में हमारा जो वैल्यू है वो हमारा हो जा रहा है 1/3 फर्स्ट वाले केस के लिए, और B1/B2 जो है वो -2/4 हो गया, और C1/C2 जो है वो हमारा हो गया केस 0/-20। अब देखो, यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ ये इतना दूर जो टेबल बना हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट वाला केस हमारा दिया हुआ था इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। अगर तुमने भूल गया हो तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट वाला केस बताया गया था कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्राफिकली। और यहाँ से हम लोग जब इसे कंपेयर किए तो जो हमारा रेशियोज है वो कुछ इस तरीके का है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर हमारा वैल्यू A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो वो हमारा ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाएगा। ठीक है, और उसका एक सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब जो हमारा ग्राफ है अगर वो पूछे तो हम लोग बता देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। अगर हम लोग पूछे कि कितना सॉल्यूशन रहेगा उस लीनियर इक्वेशन का तो वो एक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बात? आओ दूसरे पर चलते हैं। अब देखो, दूसरा वाला केस हमें बताया गया था कि कॉन्साइड ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कॉन्साइड ग्राफ के लिए जो हमारा रेशियोज का कंपेयर किए तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 2/4 3/6 और -9/-18। अब देखो, अगर इसे हम लोग कैंसिल आउट किए तो 1/2 हो गया, 3 से 6 को किए तो 1/2 हो गया, और ये वैल्यू हमारा 1/2 दे रहा है। कहने का मतलब है जो होंगे हमारे कोइंसिडेंट ग्राफ के लिए वो हमारा इक्वल होगा, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इस तरीके के जो ग्राफ हमारे होंगे उस केस में हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं पैरेलल के केस में। जो हमारा तीसरा लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो पैरेलल लाइंस का ग्राफ बनेगा। तो उस केस में जब हम लोगों ने अपने रेशियोज को कंपेयर किया तो हमारा जो वैल्यू है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आया, 1/2, और B1/B2 को जब हम लोग लिखे तो वो हो गया 2/4, जिसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गया हमारा -4/-2।
12, तो इसे हम लोग कैंसिल आउट किए तो 1/3 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पैरेलल लाइंस का जो ग्राफ बनेगा उस केस में जो रेशियोज होगा वो एक ही रेशियो इक्वल होगा और दूसरा रेशियो हमारा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारा ये जो ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे चेक करके बताना है ग्राफिकली कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, और तो आओ जरा हम लोग इसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे। क्लियर है बात? और जब हम लोग ने इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा वैल्यूज़ है वो एक पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है 6,0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 6 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। तो गिवन सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू जो है 1 टाइम कट कर रहा है, और ये कट करने का मतलब हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था जब भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बने तो हमें देखने को मिलेगा वन सॉल्यूशन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। जो एक्स का वैल्यू है हमारा वो 6 आ गया, यानी हमारा वैल्यू जो है इस इक्वेशन के लिए वो हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर बात? सेकंड नंबर एग्जांपल भी हमें उसी तरीके से कह रहा है कि हमें यहाँ पे गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें ग्राफिकली चेक करना है कि वो इस इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन आएगा या यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसे बीच हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो अगर तुम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखना चाहो तो देखो किस तरीके से कर सकते हो। ये जो सेकंड इक्वेशन तुम्हारा बन रहा है उसे अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिए ये 3x तुम्हारा बन गया 15x, बाकी सब सेम रहेगा, यानी 24y, सॉरी y 24y, और प्लस में यहाँ पे तुम्हारा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ जो 5 था ये हमारा इधर 0 के क्रॉस आकर मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 बच जाएगा। और देखो यहाँ पे 15x है, 24y है और 3 है, तीनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं। तो ये जब 3 कॉमन होगा तो इसमें 5x बच जाएगा, ये 8y बच जाएगा, और ये बच जाएगा तुम्हारा 1, और इक्वल टू में 0 है तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा 0। तो ये तुम्हारा बच क्या गया 5x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन तुम्हें दिख गया। अब तुम चाहो तो ग्राफ में प्लॉट करके इसके कुछ पॉइंट्स और उसके कुछ पॉइंट को, और तुम देखोगे कि कैसा ग्राफ बन रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग बन रहा होगा यानी एक सॉल्यूशन होगा, अगर वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अगर पैरेलल ग्राफ्स बनेगा तो उसका सॉल्यूशन जो है नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि चंपा जो है एक सेल में जाती है। ठीक है, वहाँ पे वो पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए जाती है। ठीक है, जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने क्या क्या खरीदा, तो वो जवाब देती है कि जो मेरा नंबर ऑफ स्कर्ट है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉइंट से 2 कम है। कहने का मतलब 2x-2। अगर हम लोग पॉइंट का मान लेते हैं नंबर तो x मान लेते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगा वो 2x-2 ये किसके नंबर से कम है, इक्वल है, तो ये स्कर्ट के। अगर स्कर्ट हम लोग y मान ले तो ठीक है। और आगे बोलती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट जो है 4 कम है 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट से। तो ये जो केस है वो फिर से बना लेगा ये इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को 2 इक्वेशन देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो तुम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके और आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है x का वो 1 हो गया, और हम लोगों ने x किसे मान लिया था पॉइंट को, तो y का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 1 - 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो पॉइंट है वो उसने खरीदा ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग y का वैल्यू देखें तो y जो है हम लोगों ने नहीं खरीदा है, और एक्स जो है हमारा 1 के इक्वल है, यानी जो हमारा पॉइंट है वो एक खरीदी है। क्लियर है बात? यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन वीडियो बहुत ही जल्द तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तुम जाकर वहाँ से एक्सरसाइज के सॉल्यूशन तुम प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के बारे में। तो देखो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात किया था लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन देखो जो ग्राफिकल मेथड है हमारा वो सब जगह कन्वीनियंट नहीं होता है। कहने का मतलब सब जगह जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं सर? तो देखो कुछ हमें अगर नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दे दे, जैसे कि रूट अंडर कोई वैल्यू दे दे, माइनस में पॉइंट में दे दे वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे, तो इस तरीके के वैल्यूज को हम लोग जब प्लॉट करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग गलती कर लेते हैं, बहुत हद तक चांस रहता है गलतियां होने की। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर इस तरीके का पॉइंट अगर दिया रहे तो क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए? तो जवाब है हाँ, और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड जो है इसमें 3 है, लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें केवल 2 ही पढ़ना है।
एक जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसे डिलीट कर दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से। तो हम लोग बात करेंगे दो के बारे में, जिसमें से पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यार, सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। और जो भी मैं बोलूंगा वो स्टेप वाइज ही बोलूंगा, जो तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कोई एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है सर? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें इक्वेशंस दिया हुआ है, क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से तुमने एक वैल्यू को निकाल लिया, एक्स का वैल्यू तुम्हारा आ गया 3 - 2y। क्लियर है बात? तुमने जब एक वैल्यू को निकाल लिया तो अब उसे दूसरे इक्वेशन में उसके वैल्यूज को पुट करो। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 2 से एक्स का वैल्यू निकाला। अब ये जो वैल्यू है हम लोग इसे 2 इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, अब इसे हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू में जब हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई का वैल्यू देखने को मिल जाएगा। और वाई का जो वैल्यू हमें आ गया, तो एक्स के जो हमें वैल्यू निकाले थे उसमें वाई का वैल्यू पुट करके और आसानी से एक्स का मेजरमेंट निकाल लेंगे। क्लियर है? एक्स का वैल्यू हमारा आ गया कितना? 49/29। अब उसी का सेम वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे मैं ओवरऑल ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। यहाँ पे सेम वैल्यू बोला गया है कि किसी एक इक्वेशन का वैल्यू को निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, और यहाँ पे तुम आसानी से देख सकते हो और आसानी से पढ़ भी सकते हो। देखो, यहाँ पे रिमार्क है, उस रिमार्क को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है किसी एक वैल्यू का। क्लियर है बात? और वो जो वैल्यू है हमारा, वो अदर वेरिएबल के फॉर्म में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था। यानी एक्स का वैल्यू निकाला, और एक्स का वैल्यू हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में निकाला, और एक्स का वैल्यू जब हम लोगों ने पुट किया तो उसे हम लोगों ने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया? अदर वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ताकि हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम दिए हुए हैं। क्लियर है बात? तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसी तरीके से एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो इस एग्जाम्पल को तुम खुद से देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग दूसरा मेथड, जो कि है हमारा इलिमिनेशन मेथड। एक वर्ड है इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब तुम जानते हो, और ये जो इलिमिनेट और इलिमिनेशन है, दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो, इलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, और इलिमिनेशन का मतलब हमें किसी वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा। इस केस में जो ये गिवन इक्वेशन है, इसमें से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम लोग इलिमिनेट कर दें तो जो है हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। देखो, इलिमिनेशन मेथड में बहुत ही आसान होता है, और ये जो है बहुत हद तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा कारगर होता है। कहने का मतलब, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंदी होने लगे तो तुम आसानी से इलिमिनेशन मेथड का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, और देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोगों ने ये कहाँ से लाया, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि दो पर्सन का इनकम का रेशियो हमें गिवन है। क्लियर है बात? और हमें रेशियो गिवन है उसके एक्सपेंडिचर का। ठीक है, दो व्यक्ति का हमें इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और बताया जा रहा है कि दोनों जो है महीने के अंत में, यानी पर मंथ 2000 रुपीज जो है सेव कर ले रहा है। तो हमें बताना है कि उनके मंथली इनकम्स कितने होंगे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं इनकम जो है वो एक्स है। क्लियर है बात? तो दोनों व्यक्ति का इनकम 9x और 7x हो जाएगा। क्लियर है बात? एक्सपेंडिचर अगर हम लोग वाई मान लेते हैं तो 4y और 3y हो जाएगा। क्लियर है बात? तो पहला व्यक्ति का इनकम 9x हो जाएगा और एक्सपेंडिचर 4y हो जाएगा। अब देखो, सेविंग जो है, अगर हम लोग महीने में इतना कमाते हैं और इतना खर्च कर देते हैं और इतना बचाते हैं, कहने का मतलब कि अगर मंथली में से एक्सपेंडिचर को घटा दे तो सेविंग हमारा निकल जाएगा। क्लियर है बात? सेम वही रूल यहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया है। और यहाँ से जब हम लोगों ने देखा, तो जैसा कि हमारा मेथड कहता है कि किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दो, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसे हम लोग इलिमिनेट कर सकें। इसमें हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल देख ही नहीं पा रहे हैं जो सेम हो और उसे हम लोग इलिमिनेट कर पाए। देखो, इसे इलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखें। किसी एक वेरिएबल को पकड़ो और देखो कि उसे अगर हम लोग दोनों में कोई ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। देखो, 7 और 9 में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो 7 में अगर कितना से भी मल्टीप्लाई करोगे तो y के मल्टीपल के 9 के मल्टीपल का वैल्यू नहीं देगा। और वहीं पे अगर हम लोग वेरिएबल 3y और 4y को देख ले, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू है हमारा वो 12y हो जाएगा, और ये y दोनों इक्वेशन में आ रहा है। तो तुम आसानी से एक इक्वेशन को वहां से इलिमिनेट कर सकते हो। और देखो, वहीं पे फर्स्ट वाले को अगर करते इलिमिनेट, तो इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना, इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, और y का जो कोएफिशिएंट, ताकि कोएफिशिएंट y का जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। क्लियर बात? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें माइनस और माइनस दोनों साइन जो है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, और माइनस में इलिमिनेट हमारा नहीं हो पाएगा। ये दोनों वैल्यू जो है अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा -24y हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि इनका साइन जो है चेंज हो जाए। तो हम लोगों ने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू जो है हमारा y का वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो x का वैल्यू है वो हमारा 2000 के इक्वल आ गया। अब देखो, इस वैल्यू को हम लोग दूसरे इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों को 4000 देखने को मिल रहा है। अब देखो, जब तुम्हें x का वैल्यू मालूम है और y का वैल्यू मालूम चल गया, तो यहाँ से रेशियोज
में रखकर तुम इनकम और एक्सपेंडिचर देख सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें पूछा गया है इनकम के बारे में। तो इनकम हमारा 9x और 7x है। तो 9 से जब हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हो जाएगा, और 7x को जब हम लोग 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 बन जाएगा। तो पहला व्यक्ति का जो इनकम है वो 18,000 और दूसरा व्यक्ति का 14,000 रुपीज हो गया। अब इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को अगर वेरीफाई करना चाहो तो तुम आसानी से कर देख सकते हो। जो मैंने तुम्हें अभी अभी बात बताया वो सारे स्टेप वाइज करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं, तुम बाद में इसे पढ़ भी सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम उसे खुद से देख लेना। अब देखो ये सारे टॉपिक मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसे कुछ, अब बात करते हैं इसके समरी के ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसे देख लो। देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं? ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना पड़ रहा था कि जब भी हम लोग ग्राफ कर रहे थे, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दो लाइन के ऊपर पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या होगा वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो पहला केस में हमारा जो ग्राफ बन रहा था वो हमारा लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे थे, और उस तरीके के ग्राफ को हम लोग कोइंसिडेंट ग्राफ बोल रहे थे। ठीक है, और इसके जो सोल्यूशन होगा वो वन सोल्यूशन होता है। जब भी हमारा ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा। क्लियर है? ठीक है। और दूसरा केस क्या बना रहा था कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनता है। ठीक है, और कोइंसिडेंट ग्राफ में हमारा मेनी सोल्यूशन को शो करता है। क्लियर है बात? और उसी को हम लोग डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तीसरा केस हमारा पार्ले लाइन का ग्राफ बना रहा था, और पार्ले लाइन का ग्राफ जब बन रहा था तो उसे हम लोग नो सोल्यूशन देखकर बता सकते थे, और उस तरीके के ग्राफ को हम लोग नॉन कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है हमारा अलजेब्रिक मेथड के ऊपर होने वाला है। हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके दो तरीके हैं, तीसरा तरीका तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो दो तरीका जो हम लोगों ने बात किया वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है वो हम लोगों ने देखा कि जब रेशियोज को हम लोगों ने कंपेयर किया तो उस केस में हमारा कोइंसिडेंट, इनकोइंसिडेंट और डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट के रेशियोज किस तरीके के बन रहे थे। देखो कोइंसिडेंट ग्राफ के लिए, कोइंसिडेंट होने के लिए जो हमारा रेशियोज का होना चाहिए वो हमारा पहला रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? और जब भी इस तरीके का रेशियो हमारा बन रहा था तो वो हमारा वन सोल्यूशन दे रहा था। जब भी हमारा रेशियो एक रेशियो दूसरे के इक्वल आ रहा था और जबकि तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा था तो उस तरीके का केस में हमारा इनकॉन्सिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा था। उस केस में हमारा नो सोल्यूशन हो रहा था, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पैरेलल लाइंस का ग्राफ बन रहा था। और कॉन्सिडेंट और रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन और जो ग्राफ है हमारा वो इंटरसेक्टिंग लाइन से ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, तो उस केस में जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसे हम लोग डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे थे, और इस तरीके का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ बना रहा था। पांचवा और बहुत ही मस्त पॉइंट, हम लोगों ने बहुत सारे सिचुएशन देखे जिसे हम लोगों ने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था दो इक्वेशंस के साथ। ठीक है, लेकिन वो देखने से शुरुआत से ही लीनियर नहीं रह रहे थे। ठीक है, जिसे हम लोगों ने ऑल्टर किया और उसे इस हद तक रिड्यूस कर दिया कि वो एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले ले। अब देखो यार, यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। और हाँ, अगर यह वीडियो तुम्हें 1 महीने 2 महीने या फिर देखने को मिले कुछ समय बाद तो तुम प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियोस, उनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियोस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो बने रहो हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।